नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आप लोगों को हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के अभी बता रहे हैं और मेरे पीछे आप बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि आखिर क्यों सजी है दिल्ली। जी हाँ, इस सारे सवालों का जवाब मैं इस क्लास के दौरान देने वाला हूँ। इसके अलावा अन्य भी एस्पेक्ट हैं जो हम इस क्लास के दौरान पढ़ने वाले हैं। आखिर क्यों सज रही है दिल्ली, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 9 और 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर सभी राष्ट्राध्यक्ष जो G20 के सदस्य भी हैं, इसके अलावा विशेष आमंत्रित देश जिनके राष्ट्राध्यक्ष भी दिल्ली में पधार रहे हैं, इसीलिए दिल्ली मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी हुई है। भारतीय मंडपम प्रगति मैदान पे होने वाला ये G20 का सम्मेलन अपने आप में अनूठा और भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण भी है। इसीलिए आज हम इस क्लास के दौरान सबसे पहले बात करेंगे G20 सम्मेलन की, जिसमें ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स की बात भी करने वाले हैं, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की भी बात करने वाले हैं, कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसको भारत के खिलाड़ियों ने जीता है। इसके अलावा गवर्नर ऑफ द ईयर के बारे में बात करेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में भी इस क्लास के दौरान हम बात करने वाले हैं, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिनके बारे में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, उसी क्लास को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आगे की स्लाइड को हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं G20 के बारे में। G20 की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जब G20 की सदस्यता भारत को लेनी पड़ी, अथवा अर्थात विश्व के अंदर G20 ऐसा एक संगठन है जिसमें 20 कंट्रीज उसमें शामिल हैं, और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारक रहे जिसकी वजह से G20 की शुरुआत अर्थात इसका गठन करना जरूरी समझा। बात करते हैं 1999 की, बात करते हैं 1999 की। उस समय एशिया के अंदर वित्तीय संकट आया हुआ था, हम सब लोगों को पता है। उस समय निर्णय लिया गया था कि जितने भी जो देश हैं, जितने भी देश अर्थात जो G20 के जितने भी देश हैं, उनके वित्त मंत्री अथवा या इसके अलावा केंद्रीय बैंक जिनके आरबीआई जैसे भारत की बात कर सकते हैं, उनके गवर्नर एक जगह बैठेंगे, बात करेंगे और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 1999 से बात आकर के रुकती है 2008 तक। 2008 तक लगता है, जब उसके बाद ये पता लगा कि विश्व के अंदर भी आर्थिक मंदी आ गई है। इस चुनौती को, इस कठिनाई से निपटने के लिए कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए, इसके लिए अमेरिका में एक बैठक होती है, और उस बैठक के बाद में निर्णय लिया गया कि अब जितने भी आगे के जो सम्मेलन होंगे उसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष अर्थात वहां के प्रधानमंत्री या कह सकते हैं वहां के राष्ट्रपति जो वहां के सर्वोच्च पदों पे आसीन है, वो इन बैठकों में भाग लेंगे और बताएंगे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। विश्व के अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसी भविष्य में आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार हम सामूहिक रूप से मुकाबला कर सकते हैं, इसके संबंध में ये मीटिंग हर साल आयोजित की जाने वाली थी। बात कर रहे हैं 2023 के संबंध में। 2023 के अंदर भारत के लिए सबसे बड़ा ये चुनौती, या इसको कह सकते हैं कि आपदा में अवसर को बदलना, जो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक टैगलाइन थी जो कोरोना के दौरान उन्होंने इस चीज को दिया था। अभी बात कर रहे हैं G20 की। G20 की बात करते हैं तो G20 के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है और इसका गठन कब हुआ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार दोबारा चेक कर रहे हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जिसकी वजह से G20 का गठन किया गया। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 1999 के अंदर इसका गठन हुआ। वित्त मंत्रियों की बैठक होती थी, उसके अंदर आरबीआई के गवर्नर अर्थात केंद्रीय बैंकों के जितने भी गवर्नर्स होते थे सभी देशों के, वो एक साथ इकट्ठा होते थे और इसके बारे में चर्चा किया करते थे। और इसके अंदर अब मैं बता दूं आपको कि G20 के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। पहले बात करते हैं G7 की। G7 का मतलब पूरे विश्व के अंदर विकसित देशों का एक ऐसा समूह है जिनका भी एक ऑलरेडी पहले से गठन हो चुका है। उसके अंदर जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इस टाइप के जो देश हैं वो उसके अंदर शामिल है। अभी हाल ही के अंदर G7 की बैठक हुई थी, जापान में हुई थी। जापान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां भी एज ए पर्यवेक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे उनको वहां पे बुलाया गया था। तो G7 था। तो G7 के अंदर जितने सदस्य देश हैं वो सारे के सारे हैं ऑलरेडी भारत अमेरिका है, वहां पे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इस टाइप के जो देश हैं जो ऑलरेडी G7 के सदस्य हैं। इसके अलावा पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं तो वहां पे भारत है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, इटली है,
कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, अफ्रीका है, तुर्की है, मैक्सिको है, और कोरिया है, यूरोपियन संघ है। ये सारे के सारे G20 के देश हैं। G20 के देश इतने हैं। इसके अलावा 9 ऐसे देशों को और जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने या भारत ने उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे उनको भारत बुलाया है और उनको ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम G20 का सम्मेलन कर रहे हैं। क्या पता भविष्य में आपको भी इस संगठन में शामिल कर लिया जाए, या आप हमारी उस कार्यशैली को समझिए जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अर्थात ऐसी कौन कौन सी विश्व के समक्ष चुनौतियां हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनका समाधान करने के लिए। अब बात आपको और बता दूं आगे कि जब इतने सारे देश वर्ल्ड के जब आ जाते हैं तो पीछे कुछ नहीं छूटता है। जब आपके पास में अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश, जहां पे चाइना और बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत इस बार जो है विश्व जनसंख्या के अंदर चाइना को पछाड़ करके नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया है। समानांतर रूप से देखा जाए तो चाइना के साथ में भी ऐसा है कि 1 अरब 20 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या भी ठहरी हुई है, और 1 अरब और 131 करोड़ या कह सकते हैं 137 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे भी निवास कर रहे हैं। और अमेरिका की लगभग 33 करोड़ की जनसंख्या के आसपास उनकी जनसंख्या है। तो विश्व का 60%, विश्व की 60% जनसंख्या इन महत्वपूर्ण अर्थात G20 के सदस्य देशों में निवास करती है। बड़ा संगठन अपने आप में। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर विश्व व्यापार की बात करते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे होता है, जिसके अंदर 80% विश्व व्यापार का जो जितना हिस्सा जाता है वो इन समूह के जो देशों के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ में किया जाता है। और बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, मुद्रा विनिमय भी सबसे ज्यादा इन देशों के मध्य किया जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। इस बार दिल्ली यूं सजी हुई है कि अभी हाल ही के अंदर जितने भी G20 के राष्ट्राध्यक्ष अभी जो भारत मेजबानी कर रहा है वहां पे पधार रहे हैं, तो दिल्ली को पूरी तरह से सजाया गया है और जगह जगह पे मंडप, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें करी गई हैं जिसकी वजह से भारत की पहचान विश्व के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध दिखाई दे। उसकी वजह से दिल्ली बहुत आजकल चर्चा में है और बहुत सारे मेहमान अभी आने शुरू हो गए हैं। और G20 की अध्यक्षता अर्थात मेजबानी उसकी भारत करने वाला है। और विश्व के अंदर भारत की अभी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे पूरे साल जिसमें अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, यूपी की और जम्मू कश्मीर की, जहां पे अलग अलग जगहों पे, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, सब जगह पे G20 के सम्मेलन अर्थात वहां पे बैठकें हुई हैं। बात करते हैं थोड़ी कि इसके शेरपा कौन होते हैं। शेरपा का मतलब होता है कि जो वहां का प्रतिनिधि होता है, जो वहां का मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका निजी प्रतिनिधि होता है, या उसको सचिव कह सकते हैं। और अगर भारतवर्ष की बात करें तो अमिताभ कांत जो है वो भारत के शेरपा के तौर पे इस साल काम कर रहे हैं, जो बैठकों का संचालन करते हैं, समन्वय करते हैं दूसरे देशों के साथ में। और विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों तथा राष्ट्रीय देशों को कौन कौन से अभी यहाँ से निमंत्रण भेजे जाने, उसकी रूपरेखा के बारे में शेरपा का ही जो एक योगदान होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो मैंने आपको बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। और 1999 के अंदर एशिया के अंदर जब वित्तीय संकट आया तो वहां के केंद्रीय मंत्रियों अर्थात जिसको कह सकते हैं वित्त मंत्री, इसके अलावा वहां के जो गवर्नर्स होते हैं बैंकों के, जो सबसे बड़ा बैंक अगर भारत की बात करें तो RBI है, और RBI के जो गवर्नर है उस समय जो हुआ करते थे उन्होंने बैठकों में भाग लेना शुरू किया। और 2008 के आसपास आते आते जब विश्व के अंदर जब आर्थिक मंदी आई, उस समय अमेरिका के अंदर एक बैठक होती है और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब आगे से जब कभी भी ऐसा कोई सम्मेलन होता है, जब ऐसी कोई समिट होती है, उसके अंदर अभी कोई प्रतिनिधि कोई वित्त मंत्री के तौर पे नहीं आएगा, ना कोई केंद्रीय बैंक के तौर पे आएगा। अब यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जो है सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले हैं। तो ये शुरुआत तब से होती है। इसकी G20 के अंदर 20 पूरे देश हैं। इस बार जो है 9 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्यों को यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको आमंत्रित किया है। इसके बारे में सारी जानकारी हमने स्लाइड्स के माध्यम से जानकारी हासिल करी है। तो 2008 के अंदर वैश्विक मंदी का दौरान आता, G20 की समिट यहाँ पे हुई, अमेरिका में हुई है। और उसी समय तय किया गया था कि अगली समिट के अंदर सदस्य देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष इसके अंदर शामिल होंगे। इस बार की अध्यक्षता ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस बार की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। और ये अध्यक्षता इससे पहले इंडोनेशिया बाली के अंदर G20 का पिछली बार सम्मेलन हो रहे थे, वो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और
आगे वाली जो सदस्यता है या जिसको कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता है वो ब्राजील करने वाला है। और ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। ट्रोइका, ट्रोइका का मतलब 3 जो सदस्य देश हैं उनका एक संगठन होता है, या इसको कह सकते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसके अंदर डिसाइड करते हैं कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो अभी हम वर्तमान बीच में खड़े हैं क्योंकि हम इंडोनेशिया से अध्यक्षता लेकर के आए हैं। साल भर हमने अध्यक्षता करी G20 की, और आगे अध्यक्षता का जो कार्यभार है वो सौंपने वाले हैं हम ब्राजील को। तो ये ट्रोई का एक नाम, एक जो शब्द है जिसको अगर कहीं से भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ट्रोई का क्या है, तो वहां पे आप कह सकते हैं G20 से संबंधित जुड़ा हुआ एक प्रमुख तथ्य है, जिसके अंदर 3 देशों का एक छोटा सा समूह होता है जो आगे पीछे और वर्तमान की तीनों अध्यक्षता वाले देशों के संबंधित में ये इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्षता भारत करते हैं और पीएम मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। चूंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बताया चुका हूं कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, हालांकि अमेरिका के अंदर ये वहां पे प्रणाली इस प्रकार से अध्यक्षात्मक है कि वहां के राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, जबकि अगर भारतवर्ष की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर सर्वोच्च नेता, या जिसका कह सकते हैं सर्वोच्च प्रमुख नेता, राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे तय होती है इसके बारे में मैंने आपको ट्रोइका का एक ऑलरेडी वर्ड बता ही चुका हूं कि इसके अंदर 3 समूह सदस्यों के देश होते हैं और वही डिसाइड करते हैं आपस में कि कैसे क्या करना है। और ब्राजील 2024 के अंदर ये सदस्यता जो सदस्य है वो इसकी अध्यक्षता करने वाला है, और इसी के संबंधित में ये सारी चीजें हम लोगों ने इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ी। और अभी तक जब 2008 की बात हो रही है, 2023 चल रहा है, तो पहली बार, क्योंकि सब देशों का जब नंबर आ रहा है तो दूसरी बार आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और 2020-21 के अंदर जब कोरोना आ गया था उस समय तो मीटिंग्स भी नहीं हुई। इसकी वजह से अभी 2023 के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं और भारत इसका पहली बार सदस्य बना है। सदस्य तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन पहली बार अध्यक्षता कर रहा है, क्योंकि जब से इस संगठन का गठन हुआ है तब से भारत इसका सदस्य रहा है। हाँ, आगे जाकर के हो सकता है कि जितने भी पर्यवेक्षक देश या जिसको विशेष आमंत्रित सदस्य देशों को, या जैसे कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों, जिसमें अभी बांग्लादेश को बुलाया गया है, स्पेन को बुलाया गया है, यूएई को बुलाया गया है, मैक्सिको को बुलाया गया है, इस प्रकार के अन्य कई देश हैं जिनको बुलाया गया है। तो क्या पता भविष्य में ऐसी कोई चीज आ पड़े, ऐसी कोई चुनौतियां आ पड़े जिसकी वजह से इन समूह सदस्य देशों को ये लगे कि अब किसी अमुक देश को और इसमें जोड़ लिया जाना प्रासंगिक होगा, तब ये चीजें सारी और भी करी जा सकती हैं। लेकिन वर्तमान में भी फिलहाल G20 के अंदर 20 ही देश है। G20 देशों की दुनिया की कुल आबादी का मैंने आपको जो बताया था 60% हिस्सा, 60% हिस्सा जनसंख्या का G20 के सदस्यों के अंदर वहां पे निवास करता है। कुल जीडीपी के अंदर 80%, इतना बड़ा भाग 80% जीडीपी का हिस्सा समूह देशों के सदस्यों के पास में है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, अगर विश्व व्यापार की बात करते हैं, तो इस समूह सदस्य के देशों का ग्लोबल ट्रेड आपस के अंदर 75% तक होता है। तो 3/4 विश्व व्यापार का हिस्सा समूह देशों को जाता है, तो आप इस संगठन की प्रासंगिकता को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा है, और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं, और बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसको भारत ने अभी दिखाना है कि हम लोग कितने मजबूत हो गए हैं। और 5वीं अर्थव्यवस्था ऑलरेडी भारत बन ही चुका है विश्व के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो अपने आप में बड़ी बात है कि भारत इस समूह सदस्य देशों की अध्यक्षता इस साल कर रहा है। समिट के अंदर मैंने आपको बताया कि समूह के अंदर तो 20 देश हैं, ये जो ऑलरेडी है, लेकिन बात करते हैं कि अभी G20 के अंदर कौन कौन से देशों को और को बुलाया गया। भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारा पड़ोसी देश के जिसमें कह सकते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान इसमें नहीं है, नेपाल छोटा सा देश है, इसके अलावा और छोटे छोटे देश हैं जो अभी इनको नहीं बुलाया गया। इसके अलावा मिस्र, अभी बात करेंगे आगे थोड़ी देर के बाद में मिस्र के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है तो उनको कौन कौन से अवार्डों से सम्मानित किया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे अगली स्लाइड्स के माध्यम से। अभी पढ़ रहे हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस भारत का प्रमुख सहयोगी कह सकते हैं, छोटा देश है। भारत हमेशा उनके साथ में प्रगाढ़ संबंधों के उनके बारे में जाना जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन वहां पे हम कर चुके हैं, और आदान प्रदान, सांस्कृतिक समन्वय, इसके अलावा सॉफ्ट पावर के रूप में मॉरिशस के साथ में भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। इसके अलावा नीदरलैंड की बात करने वाले हैं, और नाइजीरिया अफ्रीका का देश है। यहाँ से भी अफ्रीका महाद्वीप की भी यहाँ पे एक कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे,
और इसी के लिए उनको नाइजीरिया को बुलाया गया है। ओमान मध्य भारत का हिस्सा है। सिंगापुर, सिंगापुर के भी बात करने वाले हैं कि सिंगापुर के अंदर भी अभी एक राष्ट्रपति महोदय चुने गए हैं जो भारत के ही मूलवंशी हैं। भारत के मूलवंशी एक व्यक्ति हैं जिनको अभी सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्ट है। पूछा जा सकता है सवाल, स्पेन है और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इस प्रकार 9 सदस्य देश जो अलग से कह सकते हैं या उनको बुलाया गया, विशेष आमंत्रित उनको किया गया है। ऐसे सदस्य ही गिने जाएंगे कि जब अगर 29 देश हुए थे तो सदस्य तो टोटल G20 में 20 ही थे, लेकिन 9 देशों को और को बुलाया गया है, तो ये भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। G20 के समझौतों का क्या प्रावधान है? ऐसी कोई लिखित के अंदर मैं आपको और बता दूं कि इसका ऐसा कोई मतलब कोई मुख्य कार्यालय नहीं है, इसका ना इसका कोई सचिव होता, ना इसका कोई सचिवालय है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अपने जितने भी सारी प्रकार की जो बातें होती हैं उनके बारे में प्रतिबद्धता जताते हैं सभी राष्ट्राध्यक्ष कि हाँ, ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको सामूहिक तौर पे हम कैसे निपटें, इसके बारे में सामूहिक तौर पे प्रतिबद्धता और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए ये सारी चीजें वो बात करते हैं। मौखिक तौर पे भी करते हैं, जहां पे कभी आवश्यकता होती तो वहां पे MOUs भी बनते हैं कि हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आगे की रणनीति को बनाना होगा। तो इसके लिए निर्णयों के लिए कोई कानूनी प्रावधान तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि आपको वो करने ही होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है, कोई विधायी निकाल नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि उत्तरदायित्व बनाते हैं, उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट G20 के साथ में जा रहे हैं। शेरपा, शेरपा के बारे में ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं कि एक निजी प्रतिनिधि होता है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, और साल भर जितनी बैठकें आयोजित करने वाली होती हैं उन सब के बारे में सारी चीजें एक दूसरे को अवगत कराता है। राष्ट्राध्यक्ष जो अन्य राष्ट्रों के उनको कब विशेष सदस्य के तौर पे आमंत्रित करना है। इसके अलावा वित्त मंत्री है, केंद्रीय बैंक है, इसके अलावा जितने भी प्रकार के संगठन हैं जो इस संगठन में सहायक सिद्ध हो सकते हो, उनके बारे में जानकारी देने का कार्य शेरपाई का ही होता है। और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो इस साल अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे साल भर बैठकें G20 की होती रही हैं। तो इसके बारे में भी सारी चीजें डील कर अगर कोई करता है व्यक्ति तो शेरपा करता है अमिताभ कांत शेरपा भारत पढ़ चुके हैं। सदस्य देशों के नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। G20 की थीम, अब बात करते हैं थीम की कि इस साल G20 की थीम क्या होने वाली है। भारत हमेशा विश्व गुरु के रूप में अपने आप को बताता आया, कहता आया। विश्व को अगर कोई किसी देश ने अगर मार्गदर्शन दिया है पौराणिक काल से लेकर के अब तक, तो वो सिर्फ भारत ही है। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को जीवंत करने वाले लोग हैं। यहाँ की अगर थीम कोई हो भी सकती थी तो सिर्फ वही हो सकती थी कि वसुदेव कुटुंबकम। और वसुदेव कुटुंबकम के तौर पे दिल्ली के अंदर भी सारे के सारे जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम अर्थात विश्व हमारा परिवार है। विश्व हमारा परिवार है और एक ही कुटुंब हमारा, एक ही परिवार है, एक ही जगह रहने वाले। और इस पृथ्वी के वैश्विक पटल पे देखे जाए तो अगर देखा जाए कि विश्व के अंदर जो हम रह रहे हैं अर्थात जिस पृथ्वी जिसको प्लेनेट बोलते हैं वो सारा का सारा अपना परिवार ही है। और ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया महाउपनिषद से लिया गया, भाषा इसकी संस्कृत से ली गई है। और G20 के लोगों में भारत के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के जीवित के रूप में भी इसको प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं और ये किसी राष्ट्र का प्रतीक होता है। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को जीवंत करने के लिए और संस्कृत से हमने इसको लिया है। संस्कृत का मतलब इसकी भाषा हो सकती है, महाउपनिषद से इसको लिया गया है। तो अपने आप में बड़ी बात है। जहां जहां कभी भी अगर भारत को जरूरत पड़ती है कि अगर भारत का लोगो कहीं पे विश्व के समक्ष अगर प्रस्तुत किया जाए, उनको दिखाया जाए, तो वसुदेव कुटुंबकम से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता, जहां पे हमने विश्व को अपना परिवार ही माना है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे थीम और इसका लोगो क्या था, तो हम देख सकते हैं और आप यहाँ पे इसकी स्लाइड्स का फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें काम आ सकती हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं में। किसी भी संदर्भ में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध हो सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड हर साल दिया जाता है। और विश्व के अंदर जितने भी नेता हैं, कुछ और बड़ी डिग्निटीज हैं और बहुत बड़े प्रतिनिधि होते हैं, ऐसी कोई महान शख्सियत होती है, उसके बारे में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। सामान्यतः ये राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इस टाइम्स पर्सन पत्रिका को कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो विश्व की किसी भी दृष्टि से प्रभाव डाल सकता है, उसको साल भर
किसी ना किसी इवेंट्स के तौर पे, उसके कार्य कलापों के तौर पे उसको जाना गया हो, इसके बारे में ये अवार्ड दिया गया। इस बार का अवार्ड दिया जा रहा है या अथवा दिया गया है, वो दिया गया है यूक्रेन। और अगर रूस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक छोटे से देश का एक छोटा सा राष्ट्रपति, अर्थात कह सकते हैं छोटे से की बात ये कह रहा हूँ कि एक छोटा सा देश जो रूस के सामने कहीं पे भी नहीं टिकता, लेकिन उस व्यक्ति की जिजीविसा, उसका संघर्ष और लोगों के साथ में खड़ा रहने की उसके पास में अद्भुत क्षमता है, वो व्यक्ति हैं अभी कौन सा, वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले अभिनेता रहे हैं, हास्य कलाकार रहे हैं, नाटक पहले करते थे और उसके बाद में वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में रूस और यूक्रेन के मध्य तनातनी हो जाती है। इस तनातनी का मुख्य कारण था नाटो का सदस्य बनना। अर्थात नाटो एक विश्व के अंदर एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं। मैं बात करूंगा सारे संगठन के देशों की, और अभी वर्तमान में कौन सा एक सदस्य है जो नाटो संगठन का सदस्य बना है। हालांकि यूक्रेन भी मांग कर रहा था, लेकिन रसिया ये कर रहा था कि आप हमारे भाई है, हमारा अंग है। जब यूएसएसआर जब टूटा तो यूक्रेन भी हमारा हिस्सा ही था, तो हम आपको नाटो में सम्मिलित नहीं होने देंगे। और इसी की वजह से तनातनी एक दिन युद्ध के रूप में परिणित हो गई और पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि लगभग 1.5 से 2 साल के लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं और अभी भी युद्ध जो है खत्म होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। हालांकि विश्व ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और यूएन ने भी करे हैं, भारत ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहां पर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा जिसमें यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध थम जाए अथवा इसका युद्ध का अंत हो जाए। इसी के संबंध में बात करने वाले पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस साल का मिला है। और मैं आपको बता चुका हूं कि पर्सन ऑफ द ईयर पत्रिका है, फोटो इनका छपा है और लोगों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कभी आप देख रहे हैं कि फौजी कॉम्बैट ड्रेस के अंदर अलग अलग सैन्य प्रतिष्ठानों अथवा सैन्य बंकरों के पास में खड़े होते हुए इनको देखा जा सकता है, अपने सैनिकों के साथ में उनका मनोबल बढ़ाते हुए। तो ये है वर्तमान में जेलेंस्की। बात कर रहे हैं, पटकथा लेखक हैं और हास्य अभिनेता हैं, और कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली राष्ट्रपति बन गए। चुनाव हो रहा था, इन्होंने भी अपने भाग्य को आजमाया और ये बन गए राष्ट्रपति। और वाकई अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का अगर कोई काम होता है तो इन्होंने लोगों को बताया कि अपने देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष क्या कर सकता है। छोटा सा देश जिसके पास में कुछ भी नहीं सिवाय कृषि के अलावा, रसिया के सामने अभी भी मजबूती से खड़ा है। हालांकि इसमें पश्चिमी देशों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर वो जिजीविषा नहीं होगी, संघर्ष की कुछ चीजें नहीं होगी, तब तक आप इतने दिन तक नहीं खड़े रह सकते, भले ही आपके पीछे कितने भी लोग लगे हुए हों। तो अपने आप में बड़ा फैक्ट है। और 24 फरवरी का दिन वो कौन भूल सकता है जिस दिन रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हो गया है। और बात करते हैं फरवरी 2023 भी आ गई, अर्थात एक साल तो फरवरी 2022 से 2023 को ही हो गया और अभी चल रहा है सितंबर के आसपास हम पहुंच चुके हैं और सितंबर के शुरुआती दिनों के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी तक भी युद्ध नजर खत्म होता हुआ नहीं आ पा रहा है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेटो की। नॉर्दर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उन देशों का संगठन है जो पश्चिमी देश है अर्थात कुछ यूरोप के देश है जहां पे ये संगठन अभी वर्तमान में अस्तित्व में है। और वर्तमान में 31वां देश फिनलैंड भी वर्तमान में अभी थोड़े दिन पहले इसका सदस्य देश बना है। अर्थात पहले ये 30 थे, अब 30 की बात कर लेते हैं। इससे पहले स्वीडन भी यूरोप का ही देश है, छोटा सा देश है, लेकिन अपनी सामरिक दृष्टि से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसको लगा कि मैं अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकता, तो मैं क्यों ना नाटो का सदस्य देश बन जाऊं, और नाटो का सदस्य देश वो भी बन गया है। और इससे पहले था स्वीडन, अर्थात ये 30वां था और ये 31वां देश है। लेकिन यूक्रेन के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो है रसिया ने ही इस पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और जितनी संभावनाएं नाटो सदस्य देश के रूप में नामित होने के लिए यूक्रेन के पास में थी, वो सारी की सारी धूमिल होगी। हालांकि इस पश्चिमी देशों ने, या कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से अगर कहा जा सकता है कि यहाँ पर
यहाँ पर अभी जो बात हो रही है कि कभी ना कभी इस देश को वो दर्जा मिल सकता है, या कह सकते हैं कि नाटो के सदस्य देशों ने कहीं ना कहीं उसको सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत किया है कि 1.5 साल के आसपास अगर वो खड़ा है मजबूती के साथ में, तो उन नाटो सदस्य देशों की सामरिक दृष्टि से जितनी भी सहायता, अमेरिका जैसे देशों की सहायता उसको मिली है, तभी वो खड़ा नजर होता हुआ हम सब लोगों के समक्ष आ रहा है। तो बात करी हमने टाइम्स पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की की। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीपा मलिक। दीपा मलिक को कौन नहीं जानता, लेकिन प्रश्न यहां से आ रहा है, पूछा जा सकता है एग्जाम से, कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसे नियुक्त किया है? दीपा मलिक को। दीपा मलिक को कौन नहीं जानता। अगर विकलांगों की दृष्टि से देखा जाए तो सब लोगों की एक प्रेरणा के तौर पे अगर वो खिलाड़ी उभरी तो उनका नाम सिर्फ है दीपा मलिक। लगभग 47 साल की उम्र, 1970 में इनका जन्म, 1970 के आसपास इनका जन्म हुआ है। उसके बाद में 2023 अभी चल रहा है और काफी एजेड है, लेकिन अभी भी जिजीविसा कम नहीं हुई है इनकी। सबसे पहले ऑलरेडी ये बहुत अच्छी तैराक है, मोटरसाइकिल बाइकर भी है ये, और जितने भी दुर्गम स्थान हैं, चाहे लेह लद्दाख की बात करें, चाहे बहुत सारे ऐसे टेरन हैं जो चढ़ाई वाले हैं, वहां पे बाईसाइकिल मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं, एक्सपीडिशंस करती हैं। इसके अलावा अब नाम क्यों लिया जा रहा है इनका, कि पहले से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। भारत का व्यक्ति इनको जानता है कि पैरालंपिक के अंदर 2016 पैरालंपिक के अंदर जेवलिन थ्रो इनका जो है वो खेल है। शॉर्टपुट भी करती हैं। जेवलिन थ्रो के अंदर पैरालंपिक ब्राजील के अंदर जो हुआ था 2016 में, वहां पे इन्होंने रजत पदक जीता। इसके अलावा 2011 के अंदर चाइना के अंदर चैंपियनशिप होती है, ग्रांड प्री, वहां पे भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। F53 एक भाला की एक विशेष प्रकार की श्रेणी होती है, वहां पे भी अभी तक ये नंबर 1 है। इसके अलावा इनको भारत सरकार के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से इनको अलंकृत किया गया है। इनको जितने भी जो पुरस्कार हैं उनसे उनको सम्मानित किया गया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार, जिसको वर्तमान में मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी जाना जाने लगा है। इससे पहले अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। पद्मश्री ऑलरेडी पहले से हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संगठन, इसके अलावा शहरी जीवन के अंदर जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं, महिलाओं की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए वहां पे भी इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो वो है सारी कौन सी? दीपा मलिक के नाम से जाता है, अपने आप में बड़ी हस्ती है। इसके अलावा पैरालंपिक की जो अध्यक्ष हैं, वो खिताब या कह सकते हैं कि वो सम्मान या फिर वो पद, वो भी इन्हीं के पास में है। तो दीपा मलिक के बारे में हमने जाना कि उनको निक्षय टीबी और मुक्त भारत अभियान के अंदर राष्ट्रीय एम्बेसडर के तौर पे इनको नामित किया गया है। 1970 में जन्मी है और हरियाणा की रहने वाली है, और रियो डी जेनेरियो 2016 का जब खेल स्पर्धा हुई थी, वहां पे आपने रजत पदक जीता। चाइना के अंदर आपने ग्रांड प्री जीता है। इसके अलावा F53 के अंदर सबसे बड़ी उम्दा खिलाड़ी है और अभी तक नंबर 1 रैंकिंग इनके पास में है। और साइकिलिंग, मोटर बाइकिंग, इसके अलावा तैराकी, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो की सबकी ये तैराक हैं, खिलाड़ी रही हैं। और सभी अलग अलग प्रकार के जो ब्रांड्स होते हैं, जिसके अंदर सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के कोई क्रियाकलाप होते हैं, उसके अंदर भी भारत सरकार इनको समय समय पे नामित करती रहती है। तो इस बार भारत सरकार ने इनको इस चीज के लिए किया है। उनका नाम है दीपा मलिक। विश्व हिंदी सम्मेलन जो पूरे वर्ष में कह सकते हैं कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, और पूरे विश्व के अंदर हिंदी जहां जहां बोली जाती है, हिंदी को किस प्रकार प्रमोट किया जाए, इसके बारे में थीम इसकी बनाई जाती है। और अलग अलग भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देश जहां पे हिंदी बहुतायत मात्रा में बोली जाती है, लोगों के द्वारा बोली जाती है, वहां पे भी जो है वो सम्मेलन किए जाते हैं। सबसे पहले होता है कहां पे? नागपुर के अंदर पहला सम्मेलन इसका होता है। और थीम, इस बार की जो थीम थी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नाडी फिजी के अंदर एक बहुत बड़ा शहर, वहां पे इसका आयोजन किया गया।
और इससे पहले मॉरिशस में भी है, या इसके अलावा इंडोनेशिया में भी होता है पहले, और अगला जब कोई दूसरा भी विश्व सम्मेलन जो अगले वाला होने वाला है वो भी इंडोनेशिया में होने वाला है। तो मॉरिशस में होती है, सिंगापुर में भी हुआ है, इसके अलावा नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। और इस प्रकार सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां पर भी हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, और वहां पे भी विश्व के अंदर अगर बात करते हैं हिंदी सम्मेलन की तो वहां पे भी आयोजित हुए हैं। तो अपने आप में बड़ी बात 10 जनवरी को हिंदी दिवस के तौर पे हम लोग उसको मनाते हैं। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हिंदी कैसे पहुंच सकती है, और ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलने वालों की संख्या कैसे विश्व के अंदर बढ़े, और हिंदी का परचम पूरे विश्व में कैसे बढ़े, कैसे फैले, इसके बारे में अलग अलग देशों के माध्यम से जहां पे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है, वहां पे भी ये सम्मेलन हर साल आयोजित कराए जाते हैं। और सवाल पूछा गया कि इस बार का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नाडी, फिजी एक अफ्रीका राष्ट्र, छोटा सा एक देश है, और वहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया। पहला 10 से 14 जनवरी में ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं कि पहला जो है वो नागपुर के अंदर 10 से 14 जनवरी 1975 तक। अब 10 से 14 से इसका मतलब कि 10 तारीख से तो शुरू हो जाता है, 14 तक विभिन्न प्रकार के वहां पे कार्यक्रम होते हैं। तो इसको सप्ताह, जो 5 दिन का लगभग ये पूरा समय होता है, जहाँ पे विश्व सम्मेलन जो हिंदी का होता है वहां पे और सारी जितनी भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इनके बारे में भी वहां पे बताया जाता है। तो 10 से 14 तक चला। हिंदी दिवस ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि 10 जनवरी को 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। उसका मैंने आपको उल्लेख किया था कि वहां पे भी मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय मूल के हैं, तो वहां पे हिंदी लोगों को या हिंदी भाषा को प्रमोट हमेशा वो करते रहते हैं। और इस अगले साल का, ये 2018 में हुआ था, ये हुआ था 11वां आता। बात कर रहे हैं नाडी फिजी की, तो इसके अंदर लिखा हुआ है 12, ये हिंदी भाषा के अंदर 12वां लिखा हुआ है। तो इस साल 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो वहां पे हुआ था। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 1975 से हुई थी, और ये सम्मेलन हर साल होते रहते हैं जहां पे हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 सूची के अंदर सर्वप्रथम स्थान पे कौन रहा है? भारत। ऐसा हो नहीं सकता। भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक, या कह सकते हैं कि विश्व के अंदर प्रथम है। एशियाई देशों के अंदर ऐसा कोई चीजें यहाँ पे रहती नहीं है जहाँ के अंदर व्यक्ति का सबसे ज्यादा रहन सहन की अगर बात करते हैं तो लिवेबिलिटी इंडेक्स अर्थात रहने योग्य देश, अर्थात भारत की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारत अभी भी विकासशील जो देश है उन्हीं की श्रेणी में आता है। जनसंख्या का भार बहुत ज्यादा वहन कर रहा है, और इतने आर्थिक संसाधन भी नहीं है भारत के पास में। जनसंख्या बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी भारत मजबूती से टिका हुआ है। निर्धनता, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पे बहुत ज्यादा अप्रत्याशित सुधार कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स की, तो वहां पे भारत का स्थान काफी नीचे आ जाता है, बहुत नीचे स्थान पे है। लेकिन अगर बात करते हैं कि प्रश्न पूछा ही गया है कि सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो बात करते हैं यूरोप के देशों की, जहां पे नाम आता है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बड़ा शहर है, सुंदर शहर है, स्वच्छ शहर है, स्वास्थ्य सेवाओं से पूरा लैस है, और वहाँ की लोगों की जीवन प्रत्याशा भी अपने आप में शानदार है, ज्यादा है। तो इस देश की बात करते हैं कि रहने योग्य देशों के अंदर सबसे पहला अगर नाम आता है किसी राजधानी का, किसी देश का, तो आता है किसका? वियना का आता है। और 5 श्रेणियों में अगर इसको बांटा जाता है कि वहां पे कौन कौन सी स्थिति, तो स्टेबिलिटी रहती है, स्वास्थ्य की देखभाल का मैं ऑलरेडी जिक्र कर ही चुका हूँ, संस्कृति और पर्यावरण को सहेजने का काम। अर्थात अगर किसी भी देश की समृद्धता या उसका पर्यावरण संरक्षण तभी अगर सुनिश्चित कर सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा लगे हुए हो, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो और अच्छा लगे, इसके लिए सारी चीजें की जा सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया, जिसका हम देख ही रहे हो, शिक्षा, जीवन के अंदर सबसे बड़ा अगर रोल कोई अगर प्ले करता है तो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शिक्षा अपने आप में अनूठा पहलू है, और इसके बिना किसी देश की तरक्की होना बिल्कुल असंभव है। तो शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य, पर्यावरण देखभाल जैसे विषय हैं जहाँ पे कोई भी देश इन मानकों पे अगर खरा उतरता है तो वही आगे तक जाता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा,
बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का अगर सबसे मजबूत होता है तो वहाँ पे जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं वो और ज़्यादा मजबूत होगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा अपने अपने व्हीकल्स में नहीं चलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए यात्रा करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। हम लोग ज़्यादा पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने आप ही उस देश की आबो हवा भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सारा जो जा रहा है वो नंबर 1 रैंक जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो होती हैं जो छोटे छोटे देश है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है। ये छोटे छोटे देश है जहाँ पे वो लोग देश को अपना समझते हैं। अर्थात अगर गार्बेज में अगर एक छोटा सा कूड़ा भी अगर आपको रोड पे नजर आया तो उसको स्वयं ही उसके अंदर डाल देते। भारत में यद्यपि ये आदत अभी नहीं बनी है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये सारी चीजें भारत भी करने लगा है। स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा अभी बहुत सारे ऐसे साल भर के अंदर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जिसकी वजह से भारत भी धीरे धीरे इन पायदानों पे चढ़ते हुए आगे जाता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। लेकिन अगर विकसित देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ऐसे देश हैं जो अपनी जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, पर्यावरण देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे में अपने से कहीं आगे नजर आने वाले। इंडेक्स में प्रथम 3 बात कर ही रहा हूं मैं, तो इंडेक्स में प्रथम 3 की बात तो वियना है, कोपेनहेगन डेनमार्क है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है। अगर प्रथम ऊपर वाले शीर्ष देशों की बात करें तो वहां पे मेलबर्न देश है, कोपेनहेगन है, डेनमार्क का है जो मैंने आपको जिक्र किया अपने अभी व्याख्यान में अभी। इसके अलावा अगर भारत की रैंक में ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं कि धीरे धीरे सुधार कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत का जो स्थान आता है 141वां। 173 देशों का हम लोगों ने पूरा का पूरा इंडेक्स लिया है, जिसके अंदर 173 में 141वां आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं, लेकिन काम करने की आवश्यकता है, भारत कर भी रहा है और शायद एक दिन कम से कम उन 50 देशों की श्रेणी में तो आ ही जाएगा अगले 5-10 सालों में जहां पे इंडेक्स बनता है। 141 नंबर पे संयुक्त स्थान पर भारत की रैंक नई दिल्ली और मुंबई दोनों, न्यू दिल्ली और मुंबई 141 के तौर पे दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके अलावा भारत का एक अन्य देश जिसको मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता, चेन्नई 144वें नंबर पे, 144 नंबर पे जो है चेन्नई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़े निचले पायदान के बारे में भी। पूछा कहीं से भी जा सकता है आपसे सवाल कि सबसे नीचे पायदान पे ऐसे कौन से देश हैं, तो उन देशों के बारे में चर्चा करेंगे। वो देश आते हैं सारे के सारे अफ्रीका महाद्वीप से, जहाँ पे गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी अफ्रीका महाद्वीप को नहीं मिली हैं। और पहले से हम इसको कहते आए हैं कि अंध महाद्वीप है। अंध महाद्वीप, हालांकि उनके पास में रिसोर्सेज की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन विश्व का ध्यान कभी भी अफ्रीका महाद्वीप की तरफ गया ही नहीं। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका जैसे कुछ ऐसे छोटे देश हैं जहाँ पे ये चीजें स्टैंड करते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जो देश हैं जहाँ पे गृह युद्ध, तख्ता पलट, सैन्य जो शासन होता है उसी की वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं, जहाँ पे उनका गृह युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। और सबसे अगर नाम आता है तो दमिश्क, सीरिया में हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं काफी दिनों से कि सीरिया के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, तो शहर भी कैसे अपने आप में उम्दा हो सकते हैं, वहां का जीवन स्तर कैसे बढ़ सकता है, लिवलिबिलिटी इंडेक्स में वो कहाँ स्टैंड करते हो, हम सब लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है कि इन देशों का हाल कैसा होता है। ट्राइपोली लीबिया, वहां पे सैन्य शासन हुआ है, सैनिक तख्तापलट हुआ है। अल्जीरिया, इस प्रकार के देश हैं जहां पे लिवलिबिलिटी इंडेक्स में 2023 में इनका स्थान सबसे निचले पायदानों में से एक है। भारत का स्थान 141 के स्थान पे, जहां पे मुंबई और दिल्ली के तौर पे संयुक्त रूप से मिला है उनको। और सबसे पहला ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जिसको प्रथम शीर्ष जो देश है वहां पे मिला है, जिसमें एक डेनमार्क का देश शामिल है, कोपेनहेगन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न भी शामिल है। तो ये सारी चीजें हमने इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ी। अब बात करते हैं शीर्षक प्रेस दिवस, या कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के अंदर, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर ही कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि आपको प्रेस अथवा मीडिया और पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों के अंदर सरकार के द्वारा कितनी आजादी दी जाती है और उनका कैसे गला घोटा जाता है किस किस देशों के दौरान, इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो वहां पे अगर बात करेंगे कि विश्व के अंदर कैसा कैसा हाल अलग अलग देशों का है, बात कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन देशों की। स्कैंडिनेवियन देश की बात करते हैं तो वही देश जो वर्तमान में विकसित है, और अभी मैंने आपको बताया था पहले वाली स्लाइड में कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं जहां पे हर चीज की स्वतंत्रता है। मतलब वहां पे कोई चीज छुपी हुई है नहीं लोगों के सामने।
और वहां पे भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें या भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही जैसे शब्दों का कम यूज किया जाता है, अथवा वहां पे उनकी डिक्शनरी में ये सारी चीजें हैं ही नहीं। तो अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वहां पे नॉर्वे सबसे सर्वोच्च अपना स्थान रखता है। और भारत की भी बात करेंगे कि भारत का स्थान दिनों दिन नीचे क्यों गिरता चला जा रहा है। एक समय में बहुत अच्छी रैंक हुआ करती तथा कह सकते हैं औसत दर्जे की थी, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार सालों में 2023 तक पहुंचे, वहां पे अगर बात करते हैं इंडेक्स की तो वहां पे भारत का स्थान धीरे धीरे फिसलता हुआ जा रहा है, अर्थात गिरता चला जा रहा है। तो सबसे पहले नॉर्वे की बात हमने करी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे WPFD 3 मई को, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, जिसको कह सकते हैं विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। 180 देश, विश्व के 180 देश इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जहां पे इस संगठन के माध्यम से वहां के प्रेस के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, उनका इंडेक्स दिया जाता है और उनके बारे में चेक किया जाता है। तो 180 देशों का ये सूचकांक है। और भारत 36.62 अंक के स्थान पे 161वां, बहुत नीचे है। 180 देशों में अगर आप 161वां अंक अगर आप स्थान लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे अभिव्यक्ति जैसी आज़ादी जो भारत का मूल अधिकार है, और वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात अगर चौथा स्तंभ अगर कहा जाए तो न्यायपालिका, विधेयिका और कार्यपालिका के अलावा चौथा स्तंभ कहा जा सकता है तो होता है प्रेस। तो प्रेस का स्थान अगर नीचे रहता है तो इसका मतलब हम अपनी समस्याओं को आम जन तक अथवा सही प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं पा रहे हैं। और इसी के संबंध में एक इंडेक्स जारी किया जाता है, विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है, जो हर साल दिया जाता है। और बात बताऊं कि कहाँ पे 133वें स्थान पे हुआ करता था, वो 161वें स्थान पे आ गया है। तो भारत के संदर्भ में बात करें, सवाल पूछा जा सकता है किसी भी श्रेणी से, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान 2013 में कौन सा था, 15 में कौन सा था, 16 में कौन सा था, वर्तमान में कौन सा है। सवाल कहीं से भी बन सकता है, अपने आप में बड़ा फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और बात वही करते हैं जो पहले हमने करी थी कि लाइबिलिटी इंडेक्स के अंदर जो है ऊपर शीर्षस्थ देश कौन से हैं, और बात करते हैं अभी भी नॉर्वे, फिर आयरलैंड, फिर डेनमार्क। ये तीनों देश फिर अपने आप को स्टैंड करके सबसे आगे खड़े रहते हैं। और भारत की स्थिति, मैं आपको कह रहा था कि भारत का स्थान 2016 के अंदर 133वां था और हम फिसल करके 161 तक पहुंच गए, अर्थात लगभग 32-33 पॉइंटों का डाउनफॉल हुआ है भारत के संदर्भ में बात करें। अपने आप में बड़ा प्रश्न था, हम लोगों ने आपके समक्ष इसको पेश करा और आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित ये हो सकता है। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि 2015 के अंदर सबसे पहले योग दिवस मनाया गया विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस बार हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी थे वो उन्होंने योग दिवस अमेरिका में मनाया था, क्योंकि वो अमेरिका की यात्रा पे थे। इसके अलावा इस साल की उसकी थीम कौन सी थी, और योग के बारे में कौन नहीं जानता। योग के अंदर विश्व गुरु की अगर भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है तो भारत ही कर रहा है। पतंजलि ने इनकी शुरुआत करी थी। योग, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 प्रकार के अंग है, जिसके अंदर योग की शुरुआती से लेकर के और मोक्ष तक प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं वो योग के माध्यम से आत्मसात की जाती हैं। और वर्तमान में बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ जो वर्तमान में हरिद्वार है, तो बाबा रामदेव का योगदान भी इसमें अपने आप में अनूठा है। और उनके बिना अगर योग की बात करी जाए तो बेमानी सी होगी। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बाबा रामदेव ने भी योग को घर घर तक पहुंचाने का अगर किसी ने कार्य किया है तो बाबा रामदेव ने किया है। इसके अलावा योग कोई बाबा रामदेव के अलावा भी ऑलरेडी पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन विश्व प्लेटफॉर्म पे या लोगों की जागरूकता के अभाव के अंदर इसके बारे में ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं थी। क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता चला गया, हम सब लोग टीवी, पत्र पत्रिकाओं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से हम सारी चीजें, वर्तमान में कौन सी चीजें कहाँ पे घटित हो रही हैं, तो विज्ञान के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर जितने भी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हम लोग जो कर रहे हैं, उसकी वजह से रीच कहीं ना कहीं ज्यादा पहुंची है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है बाबा रामदेव ने भी, अगर वर्तमान की बात करें तो। और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2015 को पहला विश्व का योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और वर्तमान में सभी लगभग देश इस
धारणा का पालन करते हैं, अर्थात 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। 21 जून 2015 को ऑलरेडी बना है। 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पतंजलि को आधुनिक योग का, पतंजलि एक ऋषि हुआ करते थे जिनको आधुनिक योग का प्रणेता माना गया है और पतंजलि के नाम से ही बाबा रामदेव ने एक अपना इंस्टीट्यूट खोला है हरिद्वार के अंदर। वहां पे भी रोगोपचार किया जाता है, बाकी विभिन्न प्रकार की औषधियां दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो पतंजलि अपने आप में बड़ा नाम और जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों के अंदर काम किया है और लोगों तक जन जागरूकता के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए योग को वहां तक बढ़ाने का कार्य किया है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य को। भारत के कुछ हिस्सों में, जिसमें कह सकते हैं दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों के अंदर तिरुमल्लाई कृष्णमाचार्य ने दक्षिणी राज्यों के अंदर इसको फैलाने का कार्य किया। तो ये राज्य की, और वसुदेव कुटुंब का अर्थात इसको मैं पहले G20 की जो थीम उसके अंदर भी यही लिखा गया कि महाउपनिषद में संस्कृत भाषा से लिया गया वसुदेव कुटुंब, विश्व ही हमारा परिवार है। इस धारणा को साकार करने के लिए बार बार जब भी भारत को ये मौका मिलता है कि हम कौन सी थीम देने वाले हैं, तो वहां पे सर्वप्रथम नाम आता है वसुदेव कुटुंबकम का, जिसके जगह हम उसका यूज करते हैं। और योगा फॉर हार्मनी एंड पीस 21 जून को ही मनाया गया है। 2023 को इसको मनाया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मतलब कि साल के अंदर अगर देखा जाए तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको जाता है, और भारत के ऐसे कौन से गवर्नर है जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है और शशिकांत दास को गवर्नर आरबीआई जो आप देख रहे हैं फोटो के माध्यम से। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई कौन सा संगठन है, कौन सा बैंक है, वर्तमान में कैसे अस्तित्व में। 1 अप्रैल 1935 को इसका जो है गठन हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। 1969 के अंदर 14 बैंकों का, 1980 के अंदर 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में अभी देखने में आ रहा है कि कुछ जो बैंक्स हैं उनको वापस विलय किया जा रहा है। इसका कारण सरकार ने यह तर्क दिया है कि ज्यादा खर्चे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से बैंकों को क्या किया जा रहा है, समराइज किया जा रहा है। छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ में मिलाया जा रहा है, क्योंकि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट ज्यादा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। बैंकों के परिचालन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी और बैंकों की व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए बैंकों को अभी आपस में विलय कराया जा रहा है। बहुत सारे बैंक विलय हो चुके हैं, लेकिन आरबीआई अपने आप में अनूठा और सबसे बड़ा विश्वस्त बैंक है। आरबीआई ही किसी भी देश की, अर्थात हम भारत की बात करें तो वित्तीय परिचालन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, तो आरबीआई करता है, जहां पे नोटों का निर्गमन करता है। बैंकों की अधिनियामक संस्था के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार, इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार, बैंक रेट, रेपो रेट, पीएसएल, जितने भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां कोई भी बैंक करता है तो वो करता है। अगर किसी देश की बात करें तो आरबीआई, भारत के संबंध में बात करते हैं तो आरबीआई मुख्य हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इस साल गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो शशिकांत दास साहब, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये सारी की सारी चीजें फैक्ट को कहीं ना कहीं इनके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कार्य जो आरबीआई बैंक के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो जिसमें बात करते हैं, अभी अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे मेट्रो सिटी है, वहां पे अलग अलग बैंक्स, रीजनल जो बैंक है, रीजनल बैंक का मतलब आरबीआई की अलग अलग जो शाखाएं हैं जो रीजनल के क्षेत्र में वहां पे स्थित है। तो दिल्ली के अंदर उत्तर, क्योंकि दिल्ली उत्तर में आता है। इसके अलावा कैलकाटा पूर्वी में, पश्चिमी और चेन्नई, जितने भी जो अपने पूरे भारतवर्ष की जो 4 मेजर सिटीज है, मेट्रो सिटीज के नाम से उनको जाना जाता है, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वहां पे सब जगह रीजनल जो है वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस है आरबीआई के। और मैंने बताया था कि वित्तीय प्रवाह का मतलब नोटों के द्वारा पैसों का लेन देन का अगर कोई प्रवाह कोई करता है और किसके द्वारा किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी एजेंसी जो करती है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हमने आरबीआई की भी बारे में पढ़ा, जिसमें बैंक रेट करता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एफर्ट्स, जितने भी प्रकार के मुद्रा का परिसंचालन, मुद्रास्फीति के दौरान कौन कौन से आरबीआई कदम उठाता है, ओपन मार्केट क्या है, इसके अलावा कार,
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसके अलावा एमएसएफ और कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर लोगों को लोन दिए जाने हैं, पीएसएल जिसको कह सकते हैं, पीएसएल प्राइमर सेक्टर लेंडिंग, जो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर कहां कहां से लोन दिए जा सकते हैं उसके बारे में भी जो है वो आरबीआई निर्धारित करता है। और कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे प्रथम स्थान आरबीआई का ही आता है, जहां पे वित्तीय समावेशन के जरिए लोगों तक बैंकिंग सेक्टर से या बैंकिंग सुविधा से उनको कैसे जो है लेस किया जाए, इसके बारे में आरबीआई समय समय पे कदम उठाता रहता है। बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी साहब के, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग देशों पे विजिट करते रहते हैं और वहां पे जाने के बाद में बहुत सारे ऐसे समझौते करते हैं और भारत की प्रतिष्ठा अभी हाल ही के कुछ दिनों में देखने को मिली है। हालांकि ये काम यूपीए की सरकार के दौरान भी किया जा रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत सारे ऐसे जो है पैक्ट्स करे हैं, जिसकी बात करते हैं कि 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमने अमेरिका के साथ में किया, जिसके अंदर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एलपीजी, भारत के अंदर अगर एलपीजी का मतलब आर्थिक उदारीकरण के तौर पे अगर बात करी जाए तो पीवी नरसिम्हा महाराव साहब और इसके अलावा मनमोहन सिंह जी उस समय तत्कालीन समय में आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत बड़े काम करे भारतीय परिदृश्य को और ज्यादा बड़ा करने के लिए, अथवा विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर भारत का बहुत बड़ा योगदान इन लोगों के माध्यम से भी किया गया है। और बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उन्होंने जब मिस्र के अंदर वहां पे विजिट किया और काफी लंबा समय हो गया था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मिस्र का विजिट नहीं किया था। अपने आप में अच्छे संबंध है मिस्र के साथ में भारत के, और वहां पे विजिट किया और वहां पे भी बात करें, प्रश्न यहां से बनाया कि मिस्र का ऐसा कौन सा अवार्ड था जो हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां पे दिया गया, तो इस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो मिस्र का सर्वश्रेष्ठ अवार्डों में से एक है, वो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। इसके अलावा थोड़ी बातें और जान लेते हैं कि विश्व के अंदर मिस्र क्या है और भारत के संबंध उसके साथ में कैसे हैं। मिस्र सबसे आबादी वाले अधिक मुस्लिम देशों में से एक है विश्व के अंदर। जो इस्लाम है, जिसको कह सकते हैं कि सबसे पहले ईसाई, मुस्लिम। अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वप्रथम स्थान पे रहते हैं ईसाई, नंबर 2 पे मुस्लिम और तीसरे पे हिंदू। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ईसाई रहने वाले हैं, सेकंड पे मुस्लिम और थर्ड वन पे हिंदू। अगर मुस्लिम देशों की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में रहते हैं, तो मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं, इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग अगर किसी देश में रहते हैं तो वो रहते हैं इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की राजधानी बाली। और इससे पहले मैं बता ही चुका हूं कि G20 का पिछला सम्मेलन अथवा यह कह सकते हैं कि G20 की पिछली मेजबानी इंडोनेशिया ने ही करी थी, तो ये भी आपने बड़ा फैक्ट है। अगर बात करते हैं तो मिस्र भी जो है मुस्लिम आबादी जो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर अन्य देशों के अंदर जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां पे वन ऑफ दी जो टॉप के अंदर है वहां पे है। अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, उत्तरी अगर अफ्रीका की बात करें तो वहां पे सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भी एक है। इसके अलावा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम सब लोग जानते हैं मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है कि वो बीचों बीच बहती है और जितनी भी सभ्यताएं अभी तक कोई पनपी हैं, कोई विकसित हुई हैं, बिना पानी के तो बिल्कुल भी नहीं। इसी की वजह से अगर किसी देश के अंदर बहुत लंबी चौड़ी नदी बहती है और चारों तरफ अगर हरा भरा और वहां की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सशक्त करने का कोई कार्य करता है तो वो करता है पानी। और पानी सबसे बड़ी अगर मानव समुदाय की बात करें तो सबसे बड़ी महती जरूरत है, तो ये भी अपने आप में बड़ा वरदान मिस्र के लिए नील नदी के रूप में। इजराइल के साथ में मुस्लिम चूंकि देश है, यहूदी देश इजराइल है, बार बार मुस्लिम देशों के साथ में उनके संबंध कभी खटाई के अंदर पड़े रहते हैं, खटास रहती है, और फिलिस्तीन गाजा के आसपास इजराइल के हमेशा जो है हमले और अनेक प्रकार की एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन मिस्र एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले एक मुस्लिम देश, ऐसा कौन सा विश्व में मुस्लिम देश था जिसने इजराइल के साथ में राजनयिक संबंधों की स्थापना सबसे पहले शुरू करी है, वो देश है मिस्र। तो मिस्र को इस नाम से भी जाना जाता है और भारत के साथ ये प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से मिस्र ने भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है, अपने आप में अनूठा और महत्वपूर्ण ये अपने आप में फैक्ट है।
हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा रहा है अराश गैस फील्ड डॉस फील्ड के विवाद। किन किन दोनों मतलब दो तीन देश हैं जिसके अंदर ये विवाद में रहा था, और कहीं ना कहीं प्रश्न अपने आप में बन सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो अराश डॉस गैस फील्ड विवाद किन देशों के मध्य है? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, तीनों मुस्लिम देश हैं। और सबसे ज्यादा अगर अब विश्व के अंदर अगर तेल और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो इन सब जो मध्य एशिया के जो देश हैं वहीं पे भी सबसे ज्यादा निकाला जाता है, अर्थात इसका उत्पादन किया जाता है। और इनकी रेवेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई योगदान है तो पेट्रोकेमिकल्स का ही है। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई विवाद भी होगा तो इन्हीं देशों के मध्य होगा। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम हासिल करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करते हैं। मध्य एशिया का बहुत बड़ा देश है, तेल उत्पादक देशों में इसका नाम है, ओपेक के अंदर भी जाना जाता है, और मुस्लिम देश भी है। विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में से शामिल गिना जाता है। पवित्र स्थान मक्का और मदीना मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम धर्म का सबसे अगर कोई बड़ा कोई पवित्र स्थल है तो मक्का मदीना है। और बहुत सारे हज यात्री यहाँ से यात्रा करके और वहां तक जाते हैं। और मुस्लिमों का पवित्र स्थल है, जैसे हिंदुओं का है कि सब जगह लोग अपने अपने पवित्र स्थलों पे जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही इस्लाम के अंदर जो है मोहम्मद पैगंबर साहब ने यहीं से अपना जो है वो जीवन शुरू करा था, मक्का से, और यहीं पे उनका पवित्र स्थल बना है, और मुस्लिमों के लिए तो विशेष। तो ये भी है। दुनिया का इकला देश है जो अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, जहां पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सेक्युलर की कर सकते हैं, या थोड़ा सा और ज्यादा स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, लेकिन ये सऊदी अरब में इतना संभव नहीं है। अर्थात उसको सख्त कानूनों के तौर पे सबसे अगर कोई मानने वाले देशों में या उनको लागू करवाने देशों में अगर गिना जाता है तो सऊदी अरब है। और वहां पे राजा अथवा वहां के जो बड़े जो किंग है वही देश की सत्ता का संचालन करते हैं। और अभी भी वहां पे राज प्रमुख क्या कहते हैं, राजतंत्र जैसी व्यवस्था अभी भी वहां पे वर्तमान में विद्यमान है। तो ये जो विवाद बात कर रहे हैं अराश डॉस गैस फील्ड विवाद की, तो मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के साथ में। कुवैत के बारे में कौन नहीं जानता? कुवैत के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पहले ये ईरान के कब्जे में था, फिर इराक ने इसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में अमेरिका ने, हम सब लोगों को पता है, खाड़ी देशों के युद्ध के अंदर अमेरिका ने कुवैत को इराक के चंगुल से छुड़ाया था। उसका भी अपना कोई हित था इसकी वजह से, लेकिन खाड़ी युद्ध के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फिर अमेरिका ने फांसी के तख्ते पे लटका दिया था। तो ये सारी की सारी बैकग्राउंड की चीजें, जो पृष्ठभूमि की चीजें हैं, वो भी मैंने इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के सामने साझा करी। तो बात कर लेते हैं कुवैत के बारे में। अपने आप में बड़ा नाम है। सबसे ज्यादा अगर कोई पेट्रोलियम के रूप में अगर जाना जाता है, मध्य एशिया के स्थानों के रूप में अगर जाना जाता है तो कुवैत को जाना जाता है। 1961 में सबसे पहले ईरान के कब्जे में था। ये सबसे पहले 1961 के अंदर ईरान के कब्जे में था, और 27 फरवरी 1991 को कुवैत को इराक के कब्जे से आजादी मिली। अर्थात 27 फरवरी 1991 को जब खाड़ी देशों का जब युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका ने कुवैत को इराक के चंगुल से निकाल करके बाहर कर दिया गया था, और उसमें उसका अपना हित था। लेकिन ये खाड़ी देश हुए थे, और इससे पहले वो ईरान का भाग में था, और उसके बाद में ये अलग हो गया। चलिए अब बात करते हैं सात्विक साईराज की। कौन नहीं जानता इनको आजकल। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो अभी वर्तमान में सेंसेशनल जिसको कह सकते हैं बैडमिंटन स्टार के रूप में उभरे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें, उन्होंने बहुत सारे मेडल अभी जीत रहे हैं वो लोग। और इसके अलावा थॉमस कोप को कौन नहीं जानता, जहां पे भारत ने पहली बार थॉमस कप के अंदर अपना परचम लहराया, थॉमस कप को जीता। इसके अलावा इंडियन ओपन बैडमिंटनशिप है, इसके अलावा कोरियन ओपन के अंदर भी इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और इसी के बारे में इस प्रश्न के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि सात्विक साईराज और रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय जोड़े ने किस प्रतियोगिता का पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। 23 जुलाई 2023 को हुआ है कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, और इसमें उन्होंने जो है वो अपना खिताब जीता है। बैडमिंटन के इतिहास के बारे में बात करें तो बैडमिंटन के दौर में प्रकाश पादुकोण ने भी जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने खिताब जीता। इसके बाद में पुलिला गोपीचंद जी ने भी जो है वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता। इसके अलावा साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता।
और पीवी संधू के पास में जो है रजत भी है और कांसे भी है। वैसे ही ओलंपिक के अंदर साइना नेहवाल जी के पास में भी कांसे पदक है। वर्तमान में बैडमिंटन के क्षेत्र में भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है और अलग अलग जितनी भी चैंपियनशिप है उसके अंदर भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें चिराग शेट्टी की और सात्विक साईराज की, उन्होंने अभी हाल ही के दिनों के अंदर पुरुष डबल्स के अंदर कोरिया ओपन चैंपियनशिप के अंदर जो है ये खिताब अपने आप में जीता है। बात कर लेते हैं कोरिया चैंपियनशिप के बारे में भी। 1991 से इसकी शुरुआत होती है और 18 से 23 जुलाई की मध्य टूर्नामेंट खेला गया। संस्करण इसका 30वां था। लेकिन लेवल सुपर 105 का मतलब ऐसे प्लेयर जिनकी रैंकिंग 500 के आसपास है पूरे विश्व के अंदर, उन खिलाड़ियों ने वहां पे भाग लिया। इससे पहले वहां पे ट्रायल्स हुए, उसके बाद में वो आप उस स्पर्धा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भी अपने में बड़ी बात। मेन सिंगल्स का खिताब, मेंस मतलब अगर एकल, क्योंकि भारत ने अगर जीता है तो डबल युगल में जीता है। पुरुष युगल के अंदर 2 खिलाड़ी जीत रहे थे, 2 साथ में थे, 2 सामने थे। लेकिन अगर मेन सिंगल्स की बात हो, एड्रस एंटनसन इन्होंने खिताब जीता। और महिला की बात करते हैं तो एनसीएम ने इन्होंने खिताब जीता। इसके अलावा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की उपलब्धि है। इससे पहले भी इन्होंने 2022 का इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भी इन्होंने पुरुष डबल्स के तौर पे इन्होंने जीता। इसके अलावा थॉमस कप, जिसका ऑलरेडी मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि थॉमस कप के अंदर जो है जीतने के अंदर कोई प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो वो भी इन्होंने निभाई। तो एच एस प्रणय भी जो बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, उनका नाम भी हम नहीं भूल सकते। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में उम्दा खेल के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी अपने में बड़ा फैक्ट। अब बात कर लेते हैं हॉकी की। अगर बात करते हैं कबड्डी और हॉकी की, और अभी मैं आपको और बताने वाले, लेकिन इससे पहले करेंगे बात कबड्डी की। कबड्डी के अंदर भारत हमेशा ही सिरमौर रहा है। और अगर प्रतिद्वंदी के बारे में अगर बात करें नंबर 2 पे, तो ईरान हमेशा भारत के आसपास ही रहता है। और अभी हाल ही के अंदर एक चैंपियनशिप हुई थी जिसके बारे में हम इस स्लाइड के माध्यम से जान ही रहे हैं कि वो क्या थी। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने 30 जून 2023 को एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर जो फाइनल में इराक को 42-32 से हराया। 42-32 ने बड़े स्कोर से जो है वो ईरान को हराया है। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर भारत ने अपना फिर डंका बजाया है। 27 जून से लेकर 30 जून को साउथ कोरिया के अंदर हुई थी। कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत 1980 में हुई। अभी हाल ही के दिनों के अंदर कबड्डी को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और कबड्डी अभी की भी यहाँ पे जो है वो चैंपियनशिप जिसको कह सकते हैं लोकल लेवल पे होती हैं। और पिंक पैंथर या इसके अलावा जैसे लखनऊ की है जॉइंट से, कर्नाटक की टीम है जो आपस में खेलती हैं। और बहुत बड़े जो बॉलीवुड के स्टार हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो भी कबड्डी के प्लेयर्स का या उनकी टीम को प्रमोट करते रहते हैं। जिसकी वजह से अभी आम लेवल पे अर्थात ग्रास रूट लेवल पे भी कबड्डी के बारे में लोग ज्यादा जानने लगे हैं, खेलने लगे हैं। और अपने आप में बड़ी स्पर्धा है कबड्डी की। और ऐसे ही जो कबड्डी चैंपियनशिप है जो 1980 से लगातार हो रही है, और भारत उसमें लगातार 5 बार तक वो लगातार जीत चुका है इस खिताब को। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी। और ये कोरिया के अंदर हुआ था। और साउथ कोरिया की भी बहुत अच्छी टीम है। ये भी अपने आप में कभी ना कभी कांस्य, कभी रजत और कभी स्वर्ण पदक तक पहुंची है ये। तो ये भी एक टीम है। और ईरान तो हमेशा रहा ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ईरान भी नंबर 1 और नंबर 2 के आसपास ही वो रहता है। बात करते हैं ऐसे कौन से राष्ट्र है जहां पे सैन्य तख्तापलट हुए हैं और उसके बाद में वहां पे सैन्य जो अधिकारी हैं वो सत्ता के पद पर काबिज हो जाते हैं। और हमारे पड़ोसी देश में भी ये घटनाएं, इसका इतिहास रहा है कि वहां पे बार बार कहीं ना कहीं सेना के पास में सत्ता की चाबी होती है। और बहुत बार कभी देखने को, हालांकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बाद में ऐसा कोई हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उससे पहले भी जिया उल हक, उससे पहले बहुत सारे ऐसे सैन्य ऐसे जो अधिकारी थे, जो सैन्य तानाशाह जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पे राज किया। परवेज मुशर्रफ भी लास्ट थे पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों के अंदर ये सारी गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। और वहां पे गृह युद्ध, असुरक्षा की भावना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थानीय स्तर पे लड़ाके या संगठन बन जाते हैं। और सरकार के साथ में विद्रोही गुटों के सामने सरकार के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती अथवा कह सकते हैं जो कठिनाई होती है, वो विद्रोह गुटों से उनको निपटने की रहती है। तो हाल ही के दिनों में किस अफ्रीकी राष्ट्र के अंदर सेना को वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को तख्ता पलट करके वहां से हटा दिया गया, अथवा उनको बाहर कर दिया गया, नाइजर को।
तो नाइजर एक ऐसा देश है जहां पे इसको बाहर कर दिया गया। और नाइजीरिया अभी हाल ही के अंदर हमने पढ़ा था इससे पहले स्लाइड के अंदर, G20 के अंदर अफ्रीका का ऐसा कौन सा देश है जो भी भाग ले रहा है, अर्थात उसको वहां पे विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे भारत ने बुलाया है, नाइजीरिया है वो। और यहाँ पे नाइजर अफ्रीकी ही देश है, लेकिन यहाँ पे सैन्य तक पलट हुआ है। नाइजर इस समय राजनीतिक उथल पुथल का शिकार हो ही रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और वहाँ की जो स्थानीय स्तर पे जो जितनी भी जो राजनीतिक एक जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं डेमोलिश हो जाता है। और वहाँ पे विद्रोही अथवा लड़ाके जो एक अपना नया संगठन बना लेते हैं, उनकी अलग मांगे होती है, उनको मांगों को मनवाने के लिए सेना के सामने या अथवा कह सकते हैं सरकार के सामने वो खड़े हो जाते हैं और गृह युद्ध की ऐसी स्थिति बन जाती है। लीबिया की मैंने बात करी आपसे, सीरिया की मैंने बात करी, अल्जीरिया की बात करी, जहाँ पे ये हालात देखने को आमतौर पर मिलते हैं। इसके अलावा कट्टरपंथियों की बात करें जो अपने कह सकते हैं जिसकी अपनी धारणा को चेंज करने के लिए, लोगों की धारणा को चेंज करने के लिए ऐसे सारी चीजें वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे अशांति बनी हुई रहती है। और नाइजीरिया में बुर्किना फासो, चाड, माली, मोन्टानिया और सेनेगल, ये सारे के सारे अफ्रीकी राष्ट्र हैं, छोटे छोटे देश हैं। और आबादी तो अपने आप में ज्यादा रहती है और राजनीतिक अस्थिरता के चलते संघर्ष हुए हैं। और कमजोर शासन, भ्रष्टाचार, जाति संघर्षों के कारण क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए माने से सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है। पहले यही कहा जाता है कि आप लोगों से कार्य या कह सकते हैं सरकार का संचालन, देश का संचालन नहीं किया जा रहा है। और सेना सारी की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है, अथवा सत्ता की जो चाबी है वो सेना अपने पास में ले लेती है। और वहाँ के उस समय के जो तत्कालिक जो अपने जो जनरल होते हैं, जो कोई भी सैन्य अधिकारी होते हैं, उनके पास में सत्ता की चाबी आ जाती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि हाल ही में किस देश के का तख्ता पलट करके वहाँ के राष्ट्रपति को हटा करके और जो है सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है। तो वो आता है नाइजर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दक्षिणी अफ्रीका को किस देश में ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 अगस्त में किया गया? बहुत बड़ा प्रश्न है, आजकल चर्चा में रहा था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जहां पे ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिक्स के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन मैं आपको और बता देता हूं। ब्रिक्स की शुरुआत, ब्रिक्स के अंदर सबसे पहले ब्रिक की था, ब्रिक्स तो बाद में बना है, BRIC अर्थात ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद में एक नए देश की एंट्री होती है जिसको कहा जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की एंट्री बाद में हुई और उसके बाद में बन गया ये ब्रिक्स। G20 के बारे में बात कर रहे थे। G20 के अंदर तो जितने सदस्य देश हैं ऑलरेडी पहले से ही थे 2008 के अंदर। उसके बाद ये 1999 के अंदर जब सबसे पहले जब एशिया के अंदर जब ऐसी वित्तीय स्थिति जब कमजोर हो गई थी अथवा एशिया के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, तब केंद्रीय मंत्रियों अथवा वित्त मंत्रियों तथा इसके साथ साथ में अपने जो गवर्नर्स होते हैं बैंक के, उन्होंने वहां पे मिलना जुलना शुरू करा और बैठकें होने लगी। 2008 के आसपास जब विश्व के अंदर जब मंदी आती है तो अमेरिका के अंदर पहली बार सम्मेलन होता है G20 का। उसके बाद में अनवरत रूप से चला ही जा रहा है और 2023 के अंदर भारत की अध्यक्षता कर ही रहा है। लेकिन इस साल अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो इस बार का जो सम्मेलन था वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। पहले अगर 4 सदस्य देशों की बात करते हैं तो उसके अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। उसके बाद में 500 सदस्य बना है कौन सा? साउथ अफ्रीका। और इस सम्मेलन के बाद में भी आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं कि कौन से सदस्य देश इस साल भी ब्रिक्स के अंदर जुड़े हैं। और वाकई सही बात है कि और अन्य देशों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा इस संगठन का प्रभाव या इसकी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए या पश्चिमी देशों के जितने भी संगठन हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रिक्स अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो है सदस्य देशों की संख्या ज्यादा बढ़ा दी गई है और जोहान्सबर्ग के अंदर पहला सम्मेलन हुआ है। भारत, चीन, रूस और ब्राजील अफ्रीका का गठन 2009 के अंदर हो गया है। 2009 के अंदर चारों देश आ गए हैं और उसके बाद 9 सितंबर 2021 ने इसमें भारत में भी इसने जो है मेजबानी करी है। भारत ने भी इसकी जो है मेजबानी करी 2021 में। विश्व जनसंख्या का 41%, अपने आप में बड़ी बात है। विश्व जनसंख्या का 41%, जहां पे बात कर रहे थे कि G20 के अंदर जहां पे 60% जनसंख्या थी, जहां पे अमेरिका वगैरह जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रसिया है और चाइना है और भारत है, तो 41% जनसंख्या तो अपने आप में होगी। इसके अलावा जीडीपी का वहां पे हम कर रहे थे 80%, यहाँ पे कर रहे हैं हम 24%। और विश्व व्यापार का अगर वहां पे कर रहे थे तो 24% था, 75% था।
जो यहाँ पे कहीं ना कहीं 16% आ गया, क्योंकि पश्चिमी देशों की मौजूदगी थी। विश्व का व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों के माध्यम से भी जाता है, जहाँ पे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, ऐसे देश है। लेकिन यहाँ पे 24% हिस्सा, जनसंख्या का 41% है, जीडीपी का 24% और व्यापार प्रतिशत का हिस्सा 16%। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नहीं देश। बात कर ही रहे थे कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सऊदी अरब हमारा पड़ोसी देश भारत के साथ में निर्यात हो रहा है, दोनों देशों के अंदर महत्वपूर्ण घटकों में शामिल रहता है। मध्य एशिया का देश है, भारत के साथ में प्रगाढ़ संबंध है। इसके अलावा ईरान भी अपने आप में भारत के साथ में तेल आपूर्ति के मामले में काफी बड़ा साझेदार रहा है। ये भी साथ आ गया। यूएई, सऊदी अरब अमीरात, यूएई, तो ये भी आ गया है। अर्जेंटीना भी इसका सदस्य बना है। इथोपिया बना है। और साथ साथ में अभी हाल ही के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी की द्वारा की गई एक यात्रा ऑर्डर ऑफ द नाइल के अवार्ड से सम्मानित, ऑर्डर ऑफ द अवार्ड के नाम से सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही के दिनों में वहां पे यात्रा करी। और ये अभी जो है वो ब्रिक्स का सदस्य, हाल ही के जो सम्मेलन जो अभी जोहान्सबर्ग में जो किया गया उसके अंदर ये सदस्य देश बना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब बात करते थे महिला फुटबॉल की, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर स्पोर्ट्स के तौर पे काफी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है कि विश्व परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर काफी बड़े फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुए, समक्ष उपस्थित है। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का जो अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हाल ही के अंदर एक मेजबानी के अंदर विश्व फुटबॉल कप महिलाओं के लिए खेला गया। और उसके अंदर जो है वो इसका सिरमौर कौन बना, इसका विजेता कौन बना, उप विजेता कौन बना है। इंग्लैंड और स्पेन के बीच में जो है वो टूर्नामेंट खेला गया था और स्पेन ने इसके अंदर जो है वो जीत हासिल करी और इंग्लैंड जो है इसके अंदर उप विजेता के तौर पे उभरा। इसके अलावा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टूर्नामेंट अगर महिला भी फीफा वर्ल्ड कप के तौर पे किसी ने जीते तो अमेरिका ने जीते हैं और इसके अलावा अन्य देशों ने भी जीते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि इसको पहले क्या कहा जाता था। पहले इसको विश्व चैंपियनशिप कहा जाता था और चाइना के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो बात करते हैं, टीमों की संख्या 32 थी। टीमों की संख्या जिस प्रकार जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जो खेला जाता है पुरुषों का, उसमें भी 32 ही थे। और सबसे इस बार आपको सब लोगों को पता है कि इस बार अर्जेंटीना ने इस बार फ्रांस को हरा करके इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था और लियोन मेसी को वहां पे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित भी किया गया था। और एक मिजाम्बू आम्बे का भी आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने भी सबसे ज्यादा फ्रांस की तरफ से गोल करे। और बात कर रहे हैं हम अभी महिला विश्व कप के अंदर, महिला फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहे हैं। टीमों की संख्या 32 थी और सबसे ज्यादा बार 4 बार अमेरिका ने इसको जीता है। और इसका प्रथम आयोजन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका प्रथम आयोजन सबसे पहले चीन में किया गया है। इसको सबसे पहले महिला विश्व चैंपियनशिप कहा जाता था और उसके बाद में और इसका पदार्पण, इसका कह सकते हैं इसकी शुरुआत 1991 से होती है और 2023 में इसकी जो मेजबानी है वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में की। फैक्ट और बता देता हूं कि भारत अभी तक फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप अथवा फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी तक उसके अंदर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है। हालांकि अभी इंडिया कॉन्टिनेंटल अभी टूर्नामेंट्स हुए थे, वहां पे सुनील छेत्री की अगुवाई के अंदर टूर्नामेंट जीते हैं। लेकिन अभी भी हमारा प्रयास वहां तक पहुंचने का है जहां पे 32 टीमें भाग लेती हैं और विश्व के बहुत बड़े महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में से एक है। और सबसे ज्यादा विश्व के अंदर अगर खेल दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला है तो फुटबॉल ही है। अपने आप में यूरोप के अंदर जबरदस्त दीवानगी है, अमेरिका में खेला जाता है, अफ्रीका में खेला जाता है, ईरान और दोहा कतर जैसा छोटा देश एक फीफा वर्ल्ड कप जैसा बड़ा आयोजन कर रहा है। भारत के लिए ये बात थोड़ी सी उदासीन करने वाली है। हम सब लोगों को देखना चाहिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, भारत के पास में विश्व की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रतिशत अथवा सबसे प्रथम पायदान पे हम हैं और इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप में देखने वाली बड़ी बात है। और शायद अगले दिनों के अंदर भारत की फुटबॉल की टीम कहीं ना कहीं फीफा वर्ल्ड कप जैसे आयोजन होते हैं वहां पे भाग लेती हुई दिखाई दे। ये हर भारतीय का सपना हो सकता है। तो ये भी आपने बड़े फैक्ट के तौर पे जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोरोडम सियोमोनी एक राष्ट्राध्यक्ष है और वहां पे राजतंत्र की जैसी परंपरा अभी भी वहां पे वर्तमान में संचालित है। और किस देश के राजा जिन्होंने 8 दिनों के राजकीय दौरे पे वो कहाँ रहे हैं?
भारत में आए कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में हम जानते हैं, बौद्धों के बारे में जानते हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट है वहाँ पे, और बड़ा बौद्ध समाज समुदाय जिसका कहते हैं बौद्ध जो धर्म है वहाँ पे उसको माना जाता है। और कंबोडिया को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। और प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के संबंध कंबोडिया के साथ में काफी प्रगाढ़ रहे हैं। पौराणिक काल से जब बौद्ध धर्म जो सबसे पहले भारत में आया, बौद्ध धर्म भारत में आया, भारत से ही इसकी शुरुआत हुई। महात्मा बुद्ध ने इसकी शुरुआत करी और अशोक ने इसका प्रचार प्रसार विभिन्न देशों में अपने संघ मित्र और महेंद्र पुत्र लड़के के द्वारा बहुत सारे ऐसे देशों में किया। और कंबोडिया तक भी भारत का जो बौद्ध धर्म जो यहाँ पे स्थापित हुआ था, जो जन्मा था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यहाँ से हुए थे, वो वहां तक पहुंचा। और बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे लोग वहां पे ज्यादा है। कंबोडिया पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता, दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। और नाम पे इसकी राजतंत्रीय देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है और इसकी राजधानी कंबोडिया को 1953 में, क्योंकि सारे के सारे देश जैसे भारत था वैसे ही सारे देश उपनिवेश थे। अलग अलग यूरोप के देशों के द्वारा ब्रिटेन ने गुलामी करवाई भारत से, अथवा कह सकते हैं भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके थ्रू यूरोप के देशों ने यहाँ पे राज करा उपनिवेश के तौर पे देशों पे, और कंबोडिया भी इसे अछूता नहीं रहा। और यहाँ पे फ्रांस का राज था। हाल ही के जो दिनों के अंदर 8 दिनों की जो राज की यात्रा पे वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पे पधारे। और कंबोडिया को इससे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। भारत के साथ में काफी प्रगाढ़ संबंध है। भारत हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार और तत्पर रहता है। छोटा देश है और भारत की सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये है। चलिए बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग अलग देशों में वो जाते रहते हैं, अलग अलग विजिट्स करते हैं और बहुत सारे सम्मेलनों में उनको जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो किसी विदेश की अगर यात्रा पे गए हैं, वहाँ पे उनको रणनीति को बढ़ाने के लिए सामरिक दृष्टि से भी हो सकता है, रक्षा हो सकता है, व्यापार हो सकता है, विनिमय हो सकता है, या सॉफ्ट पावर के तौर पे भी भारतीय प्रधानमंत्री अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो मैंने प्रश्न पहले वाला जो प्रश्न था उसमें आप लोगों को बताया कि ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार मिस्र के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, इसके अलावा 2023 के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन कौन सी देशों की यात्रा की और वहां पे कौन कौन से उनको पुरस्कार वहां से मिले अथवा उनको सम्मानित उन देशों के द्वारा किया गया। तो बात करते हैं मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी, छोटा सा देश, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो से इनको सम्मानित किया गया। छोटा सा देश है। हम लोगों ने देखा कि अभी जब G7 की जब मीटिंग हो रही थी जापान की बाद में प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए थे और वहां पे इनको इस सम्मान से उनको वहां पे नवाजा गया। तो सम्मान का नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगू के नाम से उनको सम्मान से दिया गया। पापुआ न्यू गिनी छोटा सा देश है जहाँ पे ये सारी चीजें हुई मई 2023 में। फिर फिजी भी छोटा देश है। हाल ही के अंदर मैंने आपको पहली स्लाइड के दौरान बताया कि 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी की राजधानी, या कह सकते हैं फिजी का एक छोटा सा जो एक कह सकते हैं शहर है नाडी, वहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित अभी किया गया, जिसकी थीम थी विश्व हिंदी सम्मेलन की वसुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर के अभी तक कृत्रिम मेधा तक, इसके बारे में इसकी थीम थी। और इसके अलावा मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल का हम जिक्र ऑलरेडी पहले से कर ही चुके हैं। और जुलाई में फ्रांस में भारतीय प्रधानमंत्री का विजिट बार जब भी साल 2 साल बाद में होता रहता है। फ्रांस जो है वो भारत की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साझेदार है सामरिक दृष्टि से। रफेल, भारत के जो विमान अभी वर्तमान में लड़ाकू विमान है, जिसमें रफेल विमानों को अलग अलग जगहों पे तैनात किया गया है और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है फ्रांस ने। तो ये भी आपने में बड़ा फैक्ट है। और उनको वहां पे लीजन ऑफ द ऑनर के नाम अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं जहां पे ये सारी चीजें उनके साथ हुई है। चलिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूची में शीर्ष देश। ऊर्जा, अब ऊर्जा में अगर बात करते हैं तो नवीनीकरण ऊर्जा होती है, एक परंपरागत ऊर्जा होती है। ऊर्जा के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की उपस्थिति को सबसे कम करने के लिए ऐसे कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी इजाद की गई है जिसमें ऊर्जा को बहुत ज्यादा समावेशी तौर पे बनाया जाए। ग्रीन ऊर्जा का मतलब जो पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो, किसी प्रकार के जिसको कह सकते हैं कि हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हो। ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे पहला स्थान किसका है। और हम ऑलरेडी पहले से पढ़ ही रहे हैं कि ये स्थान उन देशों को जाता जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो यूरोप के ऊपर वाले हिस्से में छोटे छोटे देश हैं, जहां पे बात करें कि प्रेस स्वतंत्रता, इसके लाइवलिबिलिटी हुड, जीवन प्रत्याशा,
या वहाँ के रहन सहन के तौर तरीकों में सबसे ज्यादा कोई अव्वल है तो वही देश है। और ये प्रश्न है वो भी कहीं उनसे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये स्थान भी किसको जा रहा है? स्वीडन को जा रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऐसे सारे देश हैं जहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। और वही स्थान अभी भी कहाँ जा रहा है? ऊर्जा के क्षेत्र में स्वीडन को जा रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67वें नंबर पे। यस, इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत ने काफी आशातीत वृद्धि करी है। ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में हाल ही के 10-15 सालों में इतने अच्छे कार्य हुए हैं और आगे भी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है जहाँ पे परंपरागत जितने भी ऊर्जा के जो स्रोत थे, जिसमें तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इस प्रकार की जो चीजें थी उनसे हट करके ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। और अगर भारत का 67वां स्थान यहाँ पे आ रहा है, 120 देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर इनको शामिल किया जाता है। और शीर्ष देश स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, ये आपको देश हर जगह मिलेंगे सिवाय आबादी के, भ्रष्टाचार के, इसके अलावा क्राइम रेट्स इन देशों में शून्य के बराबर है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी रैंकिंग को अगर आपको देखा जाए और कभी आपको विचार किया जाए, जब भी कभी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न समक्ष उपस्थित हो जाए, ऐसा आ जाए जहां पे आपको विकल्प नहीं मिल रहे हो और आप वहां पे सिर्फ तुक्का लगाने का प्रयास कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि दो में से एक कौन सा हो सकता है, तब आप बिना किसी संकोच के अगर ऐसी कंट्रीज आपको नजर आ जाती है तो सवाल आपका लग रहा है उत्तर यहीं से आएगा, इन 5 देशों के लगभग। तो ये भी अपने में बड़ा फैक्ट है। भारत का 67वां स्थान है। थीम क्या थी? थीम रही है, थीम पर्यावरणीय स्थिरता है, ऊर्जा सुरक्षा, किफायती एवं समावेशी ऊर्जा प्रणाली। समावेशी ऊर्जा प्रणाली का मतलब ये है कि कम समय में कम लागत पे और आम जन तक कोई भी चीज पहुंचे, उसी का निस्तारण अगर कोई करता है उसी को समावेशी विकास कहा जा सकता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। ऊर्जा संक्रमण के तौर पे इसको जाना जाता है। 67वां स्थान भारत का है और सबसे पहला स्थान जो है वो स्वीडन का है। ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहाँ पे औसत प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय अनुकूलताएं सबसे ज्यादा वहां पे विद्यमान है। तो ये सवाल भी वहीं से था। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 76वें कान फेस्टिवल उद्योग अभी जो है 76वां कान सम्मेलन फिल्म महोत्सव, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम पाम डिमोर और अवार्ड किसको मिला है? एनाटॉमी ऑफ फॉल। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल नामक एक पिक्चर थी जिसके नाम से इसको अवार्ड से इसको नवाजा गया है। 16 से लेकर के 27 मई 2023 तक ये चला कान का जो सम्मेलन होता है। और कान फेस्टिवल के अंदर हमारे भारतीय सितारे अथवा बॉलीवुड स्टार भी वहां पे काफी जाते रहते हैं और वहां पे शिरकत करते हैं। पहला कान फिल्म समारोह जो है 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 1946 से हुआ। सबसे ज्यादा पिक्चर्स अगर बनती हैं तो हॉलीवुड में बनती हैं और ऑस्कर अवार्ड भी वहीं से दिए जाते हैं। तो कान फेस्टिवल अपने आप में बड़ा इवेंट है। और भारतीय जो सितारे हैं, ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार अपनी फिल्म्स को लेकर के वहां पे प्रमोशंस के लिए भी जाते हैं। तो और सवाल कहीं ना कहीं सवाल बनते भी, कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ द ए फॉल एक जो है वो किस अवार्ड इस फिल्म ने जीता है? स्वीडिश फिल्म निर्माता रूबेन ओस्टलुंड, स्वीडिश फिल्म निर्माता और रूबेन ओस्टलुंड एंड जूरी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य करा जब अभी इन पुरस्कारों को दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर आपसे पूछी जा सकती है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो ला एंटोनोमी डी को उस क्यूट को जो है ये पुरस्कार मिला है। और महिला निर्देशक के तौर पे पाम डियोर है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्व दिजदार हैं जिनको अबाउट ड्राई ग्रसेस जो इनकी मूवी थी, जो पिक्चर थी, वहां से इनको मिला अवार्ड मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो को परफेक्ट डेजी एक फिल्म थी, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम बात कर रहे थे अभी 76वें कान फिल्म फेस्टिवल की, जो होता है फ्रांस में ही मेरे हिसाब से ये, और यहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। सबसे पहला सम्मेलन भी 1946 में ही हुआ है और अपने आप में अनूठा प्रश्न बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षा से काफी महत्वपूर्ण है ये, तो आप इसको भी ध्यान देकर के पढ़ें। चलिए, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है? तो एक बड़ा अवार्ड है
और सूरीनाम के साथ में भारत के संबंध काफी प्रगाढ़ रहे हैं। सूरीनाम के राष्ट्राध्यक्ष भी भारतीय मूल से ही आते हैं। सूरीनाम के अंदर विश्व सम्मेलन भी होते रहे हैं और भारत की संस्कृति के साथ में भी इनका सामंजस्य सहयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और सॉफ्ट पावर स्किल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो सूरीनाम काफी नजदीक रहता है भारत के तौर पे। अगर बात करते हैं तो सामरिक दृष्टि से भी है, इसके व्यापार वाणिज्य के तौर पे भी देखा जा सकता है, और सांस्कृतिक समानताओं के तौर पे भी देखा जा सकता है। हिंदी का प्रचलन वहां पे भी ज्यादा है। तो ये अवार्ड सूरीनाम में राष्ट्रपति महोदया वहां पे उन्होंने विजिट करा था, द्रौपदी मुर्मू जी ने, और इस अवार्ड से द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार के नाम से उनको, इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका का एक सबसे छोटा सा देश है और छोटे छोटे द्वीपों में बसे हुए होते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक आपूर्ति पे ही निर्भर करती है, क्योंकि उनके पास में इतने कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना ही इतना कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन छोटा सा देश है, अपनी सारी आवश्यकताएं पर्यावरणीय जितने भी उत्पाद होते हैं उनसे वो पूरी करता रहता है और काफी समृद्ध देश है। और सूरीनाम ईसाई बहुल है, यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा 18% लोग हिंदुओं की आबादी है, और हिंदुओं ने वहां पे डंका बजाया है। हिंदुओं ने डंका बजाने का आशय है कि वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद के तौर पे भी वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आसीन रहे हैं। और अभी वर्तमान में चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया। इससे पहले भी भारतीय मूल के वहां पे राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये भी आपने में बड़ा एक फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। प्रथम बौद्ध वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार दिल्ली में किया गया। बौद्ध धर्म की स्थापना कह सकते हैं, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने का सबसे पहले अगर किसी जगह पे हुआ तो भारत में ही हुआ, और इसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ में सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को आपस में बढ़ाना है। और नई दिल्ली के अंदर इसका सम्मेलन अभी हुआ है और अपने आप में बड़ा फैक्ट है। और बौद्ध धर्म का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बौद्ध स्तूप और सारनाथ का बौद्ध स्तूप से हमारे जो है अशोक स्तंभ में भी इसको लिया गया है। और प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जिसकी शुरुआत ही 2023 से हुई है, इसका मतलब है कि आगे भी यहाँ पे सम्मेलन होने वाले हैं, और बौद्ध अनुयायी जो अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में, भारत के अलावा भी जो रहते हैं, उनके साथ में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे सम्मेलन अभी किए जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में इस बार का किया गया, और इसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंधों को भी बढ़ाना है। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मैं थोड़ा सा आपको और बात बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय अभी हाल ही के दिनों में शिक्षा मंत्रालय का नाम हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं था, पहले था इसका एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, और उसके बाद में अभी इसको शिक्षा मंत्रालय 2020 के अंदर इसका जो नामकरण क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय के तौर पे इसको कर दिया गया। साथ ही 6 मार्च 2023 को साथी नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और इसको लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये इस पे विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं उसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इस साथी ऐप लॉन्च के अंदर उपलब्ध है। साथी की फुल फॉर्म यानी सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन टेस्ट है, और हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अलावा अन्य संस्थानों के अंदर दाखिला पाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा, किसी भी महाविद्यालय के द्वारा, और किसी अन्य संस्थान के द्वारा भी। तो वहां पे साथ ही एक जो है लेंथ अभी ऐप लॉन्च किया गया है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, सेल्फ असेसमेंट एंड टेस्ट एंड हेल्प फॉर द इंट्रेंस एग्जाम। शिक्षा मंत्री, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बार शिक्षा मंत्रालय का जो विभाग है वो सौंपा गया है, इसका कार्यभार उनको दिया गया है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की वह महिला वन्यकर्मी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था आर्टिकल 370 की वजह से। आर्टिकल 370 की वजह से काफी चर्चा में था, केंद्र शासित प्रदेशों में था ये, और जहां पे राज्यपाल जो है शासन करते थे, और वहां की व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों ना आर्टिकल 370 को हटाया जाए, और आर्टिकल 370 अभी वर्तमान में वहां पे अभी इम्पोज नहीं है, और वहां पे थोड़े दिनों में चुनाव कराए जाने। वहां के राज्यपाल अभी मनोज सिन्हा है,
और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग उनको कर दिया गया है। तो ये भी अपने में बड़ा फैक्ट है। लेकिन बात कर रहे हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, तो वहां पे ऐसी कौन सी महिला वन्य कर्मी है जिनको इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? आलिया मीर। आलिया मीर एक ऐसी वन्यकर्मी महिला है जो जम्मू कश्मीर से आती हैं। एशियाई काले भालू, हिमालयी जो इतने भूरे भालू हैं और कई जंगली जानवरों अथवा पक्षियों को इन्होंने बचाया है। अर्थात अगर किसी प्रकार की उनको पीड़ा हुई है, किसी प्रकार से वो शिकार हो गए हों या उनको चोट लग गई हो, तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे वो लेकर के गई हैं, उनको ये सारी चीजें उन्होंने करी। इसके अलावा आलिया मीर के बारे में एक बड़ा फैक्ट और है कि वो सांपों को पकड़ने के लिए भी जानी जाती हैं। सांपों को पकड़ने के लिए जानी जाने वाली महिला वन्यकर्मी जो कश्मीर से आती है, और इनको हाल ही में वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम आलिया मीर है। और जम्मू कश्मीर के बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ ही चुके हैं। और G20 के भी हाल ही में सम्मेलन हुए थे, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सम्मेलन हुआ था, जहां पे पर्यटन की दिशा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब आवश्यक कदम उठाए गए, जिसमें G20 का एक सम्मेलन प्रतिनिधियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भी रखा गया था। तो ये है। बढ़ते आगे की तरफ। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 में आयोजित कहां हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। पेट्रोकेमिकल की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है, और भारत का आयात सबसे ज्यादा अगर होता है तो पेट्रोकेमिकल्स पे ही होता है। हम कच्चे तेल का आयात करते हैं, उसके बाद में उसको परिष्कृत करके, हालांकि जब से यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ है उसके बाद में भारत ने इस आपदा को अवसर में चेंज कर लिया है। रसिया से कच्चा तेल भारत के अंदर आता है सस्ते दामों पे, उसको परिष्कृत करके रिफाइनरीज के माध्यम से उसको शोधन करके, और हम यूरोप और अन्य जो देश है वहां पे भी इसको बेच रहे हैं, अर्थात उनका निर्यात कर रहे हैं, जहां से भारत को ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त अभी हो रही है। और इसी के लिए जो है एक पेट्रोकेमिकल, इसी के संबंध में एक आयोजित किया गया है जो नई दिल्ली में हुआ था 19 मई 2023 को। 19 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुखी मांडविया ने इसकी अध्यक्षता करी है। और एपिक ये देश है, एपिक देश है जिसके अंदर भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड, ये जितने भी प्रकार के एशियन पैसिफिक जो ये कंट्रीज हैं, वहां पे ये सम्मेलन हुआ है, जिसके सदस्य देश भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड, जो भारत के मित्र भी हैं, उनके साथ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और न्यू दिल्ली में ये हुआ है। और अशोक माउंडिया इसके जो है उन्होंने अध्यक्षता करी है। भारत विश्व स्तर पर पेट्रोकेमिकल के नया गंतव्य देश बनने की राह पर अभी है, ऐसा हमारे मंत्री जी ने कहा है। क्योंकि भारत विश्व स्तर पे पेट्रोकेमिकल के लिए एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रिफाइनरी काम कर रही है तेलों को परिशोधन करने के लिए, तो भारत में किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद में आयात हम अच्छी कीमत पे मतलब कम कीमतों पे रसिया से आयात कर रहे हैं, उसका शोधन कर रहे हैं, उसके बाद उसको निर्यात के लिए बाहर अनेक देशों में भेज रहे हैं, जहां से अपने को राजस्व अर्जन हो किया जा रहा है। और हमारी हमारी जो जितनी भी जो ऑयल कंपनियां हैं जो पहले घाटे में हुआ करती थी, उन्होंने उसको भी मुनाफे में तब्दील कर दिया गया है। और ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है कि हम लगातार अन्य हमारे जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ में राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए राजनीतिक और ज्यादा मेलजोल बढ़ा करके वहां की नीतियों निर्माण के अंदर भारत का भी कहीं ना कहीं स्थान हो, इसके लिए हम प्रयास बार बार कर रहे हैं। तो अपने आप में अनूठा और अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली पहले भारतीय, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले, अर्थात अभी तक बात नहीं हो रही कि उन्होंने जीता है, सिर्फ रेस को पूरा करने का ही बहुत बड़ा एक कीर्तिमान रचा है, वो रचा है अभिलाष सोमी ने। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं भारत के, तो सबसे पहले अभिलाष सोमी हैं जिन्होंने ये करी है। लेकिन बात करते हैं कि प्रथम क्रिस्टियन नवसफर ने सबसे पहले इस रेस को पूरा किया, और ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस में जीता है। 16 जून 2023 को महिला रही है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि यहाँ पे कंप्लीट किया है, लेकिन बात कर रहे हैं कि जीता किसने है, तो प्रथम है कृष्णजन नवसफर, जिन्होंने, ये दुनिया की ऐसी महिलाएं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को पहली बार एज ए विमेन कैंडिडेट वहां पे प्रतियोगी थी, जहां पे उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। अभ्यास कोप इंडिया 2023 किन देशों की वायुसेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, जिसका 6वां संस्करण
जिसका 6वां संस्करण 24 अप्रैल 2023 को समाप्त किया गया। भारत समय समय पे अन्य देशों के साथ में अपने पड़ोसी अथवा अपने जितने संयुक्त साझेदार हैं जो सामरिक दृष्टि से हैं, उनके साथ साथ में संयुक्त अभ्यास करता रहता है, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इसके अलावा साथ में श्रीलंका है, नेपाल है, रसिया है, जिनके साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज वो हमेशा करता रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोप इंडिया 2023 के अंदर जो है वो एक वायुसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ है, और ये दोनों के बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास अभी हाल ही के दिनों में कंडक्ट किया गया। और वायुसेना स्टेशन हमारे पूर्व चीफ मार्शल रहे, वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह जी, उनके नाम से पानागढ़ के अंदर जो है एक वहां पे एयरबेस बनाया गया है, वहां पे ये जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कलाई कुंडा ये भी एयरफोर्स स्टेशन बेस है यहाँ पे, और इसके अलावा आगरा में भी एयर फोर्स स्टेशन बेस है, वहां से इस पूरी जो ज्वाइंट एक्सरसाइज थी उसको कंडक्ट कराया गया। तो कोप इंडिया 2023 जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो वायुसेनाओं के मध्य किया गया, ये अमेरिका और भारत के बीच में किया गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ज्वाइंट एक्सरसाइज हैं जो भारत के साथ में अमेरिका करता है, और इसके अलावा फ्रांस करता है, ब्रिटेन करता है, रसिया करता है, नेपाल करता है, श्रीलंका करता है। ये छोटे छोटे देश, जिसमें ओमान भी आजकल शामिल हो गया है, सऊदी अरब के साथ में भी हो गया है, ये सारी की सारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हम अन्य देशों के साथ में करते हैं, जिसमें सामरिक साझेदारी मजबूत होती है। और विश्व में ऐसी किसी प्रकार की अगर कोई अव्यवस्था फैल जाती है जहां पे सामूहिक रूप से अन्य सदस्य देशों को भी अगर वहां पे भाग लेना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले वहां पे रणनीतिक मजबूती, इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी सैन्य अगर समूह अगर साथ जोड़ करके काम करते हैं तो और अच्छी बात होगी, जिसमें अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी करता है, और इसके अलावा क्वाड का सदस्य भारत देश है। इस प्रकार की गतिविधियां समय समय पे भारतीय सेनाओं की, जिसमें भारतीय सेना के 3 अंग हैं, जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना जिसको नेवी कहते हैं, उनके साथ में भी अलग अलग समय पे ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाती है। तो आज का सेशन था, आज की जो क्लास थी वो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आधारित थी, और प्रकाश एजुकेशन हब का यूट्यूब चैनल हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट के साथ में उन बच्चों को, विद्यार्थियों को लाभान्वित करें, और जितने भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमा रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान रखता है। और प्रकाश एजुकेशन का प्रयास हमेशा ये है कि ऐसी सारी क्लासें आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो और आपके एग्जाम में काफी लाभदायक सिद्ध हो, ऐसा प्रयास प्रकाश एजुकेशन हब का हमेशा रहता है। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी विद्यार्थी आप लोगों से जुड़े हुए हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अपने साथियों को और भी बताएं, और ऐसे कोई कमेंट्स भी आप हमें डालें कि हम कौन कौन से सुधार इस चैनल के माध्यम से करें, कौन कौन सी चीजें आप और अपेक्षित हैं आप लोगों को कि आप यहाँ से भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से क्लासेस लेना चाहते हैं, उसके बारे में आपके सुझाव जो है वो भी आमंत्रित हैं। और आप लगातार YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।